नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज़ अपडेट्स को जो बिहार पॉलिटिक्स, इलेक्शन स्ट्रेटेजी और पब्लिक सेंटिमेंट को एक साथ इम्पैक्ट कर रही हैं। आज के इस वाले एपिसोड में हम कवर करेंगे IRCTC स्कैम और इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का क्या रोल है, प्रशांत किशोर का अनाउंसमेंट कि वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का दिवाली फायर क्रैकर्स का डिसीजन। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले IRCTC स्कैम से। दर्शकों, IRCTC स्कैम का केस एक पुराना और कंट्रोवर्शियल इशू है जो 2004 से 9 के पीरियड का है, जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे। उस समय IRCTC के 2 होटल्स, एक पुरी में और दूसरा रांची में, इन दोनों का मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। एलिगेशन ये है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले पटना में 3 एकड़ की प्राइम लैंड अनयूजुअली कम प्राइस पर ट्रांसफर कर दी गई, जो कि एक क्विड प्रो क्वो, मतलब किसी चीज के बदले कोई और एडवांटेज, ऐसी डील कहलाई जाती है। इस केस का पहला ट्रेस तब मिला जब मीडिया रिपोर्ट्स और CAG ऑडिट्स ने यह पॉइंट आउट किया कि कैसे IRCTC का रेवेन्यू और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मल्टीपल RTI रिक्वेस्ट, विसल ब्लोअर स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि RJD के सीनियर लीडर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस स्कैम के अंदर। और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं बल्कि डेलिब्रेट मिस एप्रोप्रिएशन का केस था। 2025 में रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने ऑफिशियल चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों को अक्यूज के रूप में नोटिस भेजा गया है। कोर्ट के शब्द थे कि लालू प्रसाद यादव अपीयर्स टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, यानी यही है मेन मुखिया, और फैमिली के मेंबर्स का रोल भी इस कॉन्स्पिरेसी का एक इंटीग्रल हिस्सा था। इस केस में पॉलिटिकल एंगल भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। NDA के नेता इस केस को करप्शन और जंगल राज का नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। इस केस से RJD को एक डिफेंस मोड लेना पड़ रहा है और पब्लिक पर्सपेक्शन के लिए ये भी काफी चैलेंज क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, प्रशांत किशोर और उनका स्टेटमेंट कि वो बिहार इलेक्शंस में नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने खुद अनाउंस किया, आई विल नॉट कंटेस्ट द बिहार असेंबली इलेक्शंस, माई फोकस इज टू स्ट्रेंथन माई जन स्वराज पार्टी। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। बिहार की पॉलिटिक्स में आग पहले से ही बहुत बड़ी है और उस पर तेल डालने का काम किया है ये बड़ी खबरों ने। प्रशांत किशोर का ये बोल्ड अनाउंसमेंट कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं करने वाले हैं बल्कि ग्राउंड पर रहकर एक आइडियोलॉजिकल आंदोलन शुरू करेंगे। उनका रीजन क्लियर है, अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो पूरा कैंपेन उनके अराउंड ही बन जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और विचारधारा का फोकस मिस हो जाएगा, जो कि बात कहीं ना कहीं सही भी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आइदर वी विन बिग और आइदर वी लूज बिग, नो मिडिल ग्राउंड। इसका सिंपल मतलब यह है कि उनकी पॉलिटिकल गेम की स्ट्रैटेजी लंबे समय के लिए है। शॉर्ट टर्म इलेक्शन विन्स से उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए बिहार इलेक्शंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तरफ RJD और JDU अपने ट्रेडिशनल वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ PK का नैरेटिव यंग और फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स को टारगेट कर रहा है, जो सिस्टम से डिसअपॉइंटेड है और नए विचारधारा और नए क्लीन पॉलिटिक्स की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन पॉलिटिकल नैरेटिव को सीट विन स्ट्रैटेजी से आइडियोलॉजी वॉर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब चलते हैं आज के तीसरी खबर की ओर। आज का पब्लिक सेंटिमेंट का टॉपिक, दिवाली और फायर क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कुछ रिलैक्सेशंस अनाउंस किए हैं। सिर्फ NEERI, जिसका फुल फॉर्म है नेचुरल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा अप्रूव किए गए ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड है।
लाइसेंस शॉप से ही खरीद सकते हैं और ऑनलाइन सेल्स इस बार बंद कर दी गई हैं। फायर क्रैकर्स फोड़ने का टाइम सुबह 6 से 7 AM और 8 से 10 PM के बीच रिस्ट्रिक्टेड है। कोर्ट का स्टांस क्लियर है। फेस्टिवल स्पिरिट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ लेकर चल सकते हैं। इस डिसीजन का सोशल और पॉलिटिकल एंगल भी है। पब्लिक इसमें काफी डिवाइडेड नजर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिशन के बिना दिवाली अधूरी है और कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि हेल्थ और पॉल्यूशन के नाम पर स्ट्रिक्ट रूल जरूरी है। ये डिबेट इनडायरेक्टली इलेक्शन सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल मैसेजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेशंस और पब्लिक मूड वोटर साइकोलॉजी को टच करते हैं। और भारत में हम जानते ही हैं कि फेस्टिवल्स के नाम पे हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे वो डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। तो दर्शकों, आज के एनालिसिस में हमने ये चीजें देखी। IRCTC के स्कैम ने RJD को डिफेंस पोजीशन में ला दिया है और करप्शन का नैरेटिव हाईलाइट कर रहा है। प्रशांत किशोर का डिसीजन इलेक्शन नहीं लड़ने का एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्थापित कर रहा है और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए एक नए प्लेटफॉर्म को सेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फायर क्रैकर्स डिसीजन सिर्फ फेस्टिवल रेगुलेशन ही नहीं, बल्कि पब्लिक बिहेवियर और ट्रेडिशन के बैलेंस का एग्जाम्पल है, जो इनडायरेक्टली इलेक्शंस और पब्लिक सेंटिमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ये इंसिडेंट्स मिलके पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीडिफाइन कर रहे हैं। करप्शन वर्सेस न्यू पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडियोलॉजीज वर्सेस नैरेटिव। आपको क्या लगता है, इन इश्यूज का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा 2025 के इलेक्शंस पर? और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस शेयर करिएगा। इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।